फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कुरैश लीगल वेब। आइए हम लोग लीगल चर्चा में जुड़ते हैं। आपके साथ आपके वकील मित्र नसीम अख्तर, झारखंड हाईकोर्ट रांची। आज का विषय है आर्टिकल 340 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो आइए हम लोग देखते हैं कि आर्टिकल 340 में क्या प्रोविजंस है और इसको लाने के पीछे क्या मंशा है, क्या उद्देश्य है। तो इसके डिस्कशंस के पहले हम लोग एक जनरल डिस्कशंस कर लेते हैं। वह यह है कि फ्रेंड्स, हम सब जानते हैं कि एक टर्म बहुत हम लोग यूज करते हैं, जनरली दैट इज द लेवल फील्ड। अगर आप किसी 5 क्लास के बच्चे को 10 क्लास के बच्चे के साथ रनिंग कंपटीशंस में, मैराथन में अगर उतर देंगे और उसका रिजल्ट को आप रिव्यू करेंगे तो डेफिनेटली हमको लग रहा है सभी ये कहेंगे कि नहीं, ये तो लेवल फील्ड था। यानी क्लास 5 के बच्चे को या एज कैटेगरी के हिसाब से या क्लास के हिसाब से आपको जो है कैटेगराइज करना चाहिए। ठीक उसी तरह हमारे जो सोसाइटी है, समाज है, इसको हम एक ही पैरिटी में, एक ही तरीके से नहीं देख सकते, क्योंकि सबकी जो है अलग अलग परिधि है, अलग अलग सिचुएशंस है, सर्कमस्टांसेस है। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशंस निर्माता लोग जो है काफी सोच समझ करके ही आर्टिकल 340 का प्रोविजंस रखा। हम यहाँ एक एग्जाम्पल देना चाहते हैं। आप सब झारखंड हम लोग झारखंड से बिलोंग करते हैं। तो झारखंड में एक चाईबासा रीजन्स में आज भी एक प्रजाति है, जिस प्रजाति का नाम बिहोर प्रजाति है। वो जंगल में रहते हैं और पत्ते के कपड़े पहनते हैं, पत्ते के घर बनाते हैं, और उनको तब तक निपुण नहीं समझ लिया जाता जब वह पत्ते के घर बनाना पूर्ण रूप से न सीख ले, और उस ऐसे घर जिसमें से एक बूंद पानी उस घर से नीचे ना आए। अगर ऐसे ट्राइब को, जिसको हम लोग प्रिमिटिव ट्राइब कहते हैं, ऐसे ट्राइब को अगर हम कॉन्स्टिट्यूशन के लेक्चर देने लगे तो डेफिनेटली क्या हो जाएंगे, थोड़ा गड़बड़ हो जाएंगे। तो उनको कॉन्स्टिट्यूशन सिखाने के लिए पहले हमें पहल करना होगा, उससे मुख्य धारा में लाना होगा। उन्हें जो लाइट नहीं देखा है और जो पूरा दुनिया की जो रंग मंच नहीं देखा है, तो उसको पहले दुनिया को दिखाना होगा, फिर धीरे धीरे उनको जो है सारी चीज जो बताना होगा। तो आइए हम लोग आर्टिकल 340 को देखते हैं। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एम्बोडाइज द विजन्स of socially just a egalitarian society. Among its transformative provisions, Article 340 occupies a crucial position in advancing substantive equality and historically disadvantaged group. तो ये अभी जो हम चर्चा की, एक एग्जाम्पल दिए प्रिमिटिव ट्राइब्स के बारे में, दैट इज यहाँ हमारे कॉन्स्टिट्यूशंस के जो लैंग्वेज है, हिस्टोरिकली डिसएडवांटेज ग्रुप, और इट प्रोवाइड्स द कॉन्स्टिट्यूशनल मैकेनिज्म फॉर आइडेंटिफाइंग एंड अपलिफ्टिंग सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस, फॉर्मिंग द फाउंडेशंस ऑफ इंडियाज एफर्मेटिव एक्शंस पॉलिसी। तो हमारी एफर्मेटिव एक्शंस पॉलिसी लेना होगा ऐसे ट्राइब्स को अपलिफ्ट करने के लिए,
ऐसे बैकवर्ड क्लासेस को अपलिफ्ट करने के लिए। तो अब सवाल पैदा होता है कि भाई ऐसे अफर्मेटिव पॉलिसी क्या हो सकता है। तो आप सब जानते हैं कि हमारे स्वतंत्रता के बाद कई विषयों पर कई बड़े बड़े कमीशन बना, ST/SC कमीशन, माइनॉरिटी कमीशन और दिगर। तो ये कमीशन बनाने का पर्पस क्या है? ये कमीशन बनाने का पर्पस ये है, आप सब जानते हैं महिला आयोग। जब हम लोग अभी प्रिमिटिव ट्राइब्स की बात कर रहे थे और बैकवर्ड क्लासेस की बात कर रहे थे, लेवल फील्ड की बात कर रहे थे, तो फ्रेंड्स हमारे इंडिया में सबसे पहले हम लोग दो ही प्रजाति या दो ही जाति के लोग हैं। वह है एक पुरुष और दूसरा है स्त्री। तो हमारे पुरुषतांत्रिक सोसाइटी में आप जानते हैं, हालांकि आज की महिला किसी भी क्षेत्र में, किसी भी एंगल से पुरुष से कम नहीं है। इसको तो हम मानना ही पड़ेगा। लेकिन आज हमारे पार्लियामेंट में भी जो पार्लियामेंट्री सीट है उसको रिजर्व करने के लिए ऑलरेडी बिल पास हो चुका है। हालांकि ये बिल अभी एसेंस नहीं मिला ड्यू टू द परिसीमन के चलते, लेकिन आज हो कल हो एक साल बाद हो उसका एसेंट मिलेगा। और जो 33% और वॉट एवर माइट बी 30%, 27% जो भी बिल में प्रोविजंस रखा गया है वो रिजर्वेशन देना होगा। तो होप्सो कि हम लोग कभी हमारे पार्लियामेंट के जो देखेंगे पार्लियामेंटेरियन जो है, तो हो सकता है अगर रिजर्वेशन 33% है तो ऐसी स्थिति में हम लोग देखेंगे 33% महिला वहां मौजूद है। तो डेफिनेटली चूंकि हमारे आधी आबादी है और आधी आबादी में जब महिला नेतृत्व करेंगे, वहां अपनी बातें रखेंगे, तो डेफिनेटली एक पॉजिटिव साइन होगा। तो उसी तरह आर्टिकल 340 में कह रहा है कि आर्टिकल 340 ऑक्युपाइज a crucial positions in advancing substantive equality for historically disadvantaged group. It provides the constitutional mechanism for identifying and uplifting socially and educationally backward classes, forming the foundations of India's affirmative action. अब हम लोग आर्टिकल 340 must be read in harmony with आर्टिकल 15 सब आर्टिकल 4, इसी तरह आर्टिकल विद इन ब्रैकेट 4, आर्टिकल 15 विद इन ब्रैकेट 5, आर्टिकल 16 विद इन ब्रैकेट 4 and 46, which collectively promote social justice and protections of the weaker section. तो हम लोग 340 empowers the President of India to appoint a commission. अभी चंद मिनट पहले, 1-2 मिनट पहले हम लोग कहें कि हमारे यहाँ महिला कमीशन हुआ, हमारे ST/SC कमीशन हुआ, तो हमारे इस आर्टिकल्स में प्रेसिडेंट को एक एम्पावर देता है कि प्रेसिडेंट ऐसे किसी ट्राइब को, ऐसे किसी सोसाइटी को, ऐसे किसी क्लास को अपलिफ्ट करने के लिए कोई कमीशन अपॉइंट कर सकता है। इन्वेस्टिगेट द conditions of socially and educationally backward classes, examine the difficulties faced by such classes, recommend measures to remove these difficulties, suggest the extent of reservations of social provisions required, submit a report to the President which must be laid before both houses of Parliament along with द एक्शन टेकन मेमोरेंडम। तो हम लोग क्या इस 340 से पाए कि भाई किसी ऐसे लेवल फील्ड के लिए, किसी को अपलिफ्ट करने के लिए एक एफर्मेटिव जो है एक्शन लेना होगा। और वो एक्शंस क्या है कि प्रेसिडेंट को पावर दिया गया है कि ऐसे किसी एक्शंस के तहत जो है आप किसी कमीशन कोई गठन कर सकते हैं, और कमीशन बनाने के बाद वो धरातल में ग्रास रूट से रिपोर्ट
क्या कहते हैं सबमिट करेंगे और उस रिपोर्ट के तहत हमारे दोनों पार्लियामेंट के दोनों सदन में चर्चा होंगे और फिर एक ठोस जो है प्लान जो है होगा और उस ठोस प्लान को फिर एग्जीक्यूट किया जाएगा। तो हमारी था ये 342 का। अब सब्सटेंटिव इक्वालिटी अनलाइक ए फॉर्मल equality under Article 14, Article 340 operationalize substantive equality, recognizing that equality social starting point require equal but just treatment to achieve real equality। तो सोशल जस्टिस जो है आर्टिकल 340 रिफ्लेक्ट्स डॉक्टर बी आर अम्बेडकर विजन दैट democracy in India must be not only political but also the social and economic। तो हमारे इस आर्टिकल 340 के पीछे मंशा जो था, क्या मंशा है, हमारे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर का जो विजन था वो विजन ये है कि डेमोक्रेसी इन इंडिया मस्ट बी नॉट ओनली पॉलिटिकल, ये पॉलिटिकल नहीं हो सकता, बट ऑल्सो सोशल एंड इकोनॉमिक। तो इसके पीछे हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या है? तो इसके पीछे हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ये है कि प्री कॉन्स्टिट्यूशन रूट में अगर हम जाएंगे तो हंटर कमीशन 1882 एंड फ्रासर कमीशन 1931, काका कलकेकर कमीशन 1953, फर्स्ट बैकवर्ड क्लास कमीशन अंडर आर्टिकल 340, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली डिबेट्स, देयर वाज ए recognitions that caste-based disabilities persisted beyond independence, requiring a scientific and evidence-based mechanism rather than political discrimination, political discretion। तो बैकवर्ड क्लास, उसी तरह बैकवर्ड क्लास कमीशंस अंडर आर्टिकल 340 composition, the constitution does not prescribe the composition, allowing flexibility। Typically commissions include jurists, sociologists, administrators, subject matter experts। अब हम लोग कमीशंस की गठन की चर्चा तो की है, लेकिन कमीशंस कैसे गठन होगा, कौन होंगे, कोई भी XYZ नहीं। तो नंबर 1 जुरिस्ट, जिसको कानून की ज्ञान, कानून के ज्ञाता हो, कोई रिटायर्ड जज, रिटायर्ड जस्टिस, ऐसे कोई एडवोकेट जो काफी नॉलेजेबल हो, वाइजेबल हो, और सोशोलॉजिस्ट और एडमिनिस्ट्रेटर, कोई एडमिनिस्ट्रेटर दैट इज द IAS, IPS एंड सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट, किसी सब्जेक्ट मैटर पे एक्सपर्ट। आप लोग जानते हैं लॉ लेजिस्लेशंस में कभी कभी कोई मैटर हो जाता है, NDPS के केस ले लेंगे या कुछ, तो कोई ऐसे कोई इश्यूज है जिस पे एक्सपर्ट का रिपोर्ट आना जरूरी है, या किसी ऐसे वैल्यूएशंस की बात है तो वैल्यूअर का कोई रिपोर्ट आना जरूरी है, उसको रिलाई करते हुए। या कभी कभी हम लोग देखते हैं कि ये सिग्नेचर नहीं है तो सिग्नेचर को सिग्नेचर वेरिफिकेशंस के लिए एक्सपर्ट के पास भेजा जाता है, उसका रिपोर्ट आता है। तो कहने का मतलब ये है कि कमीशन इंक्लूड्स जूरिस्ट, सोशलिस्ट, एडमिनिस्ट्रेटर, सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट। अब इनको पावर क्या दे गया, नॉट जुडिशियल बॉडी, ये कमीशन कोई जुडिशियल बॉडी नहीं है। द कमीशन एंजॉय क्वासी जुडिशियल फैक्ट फाइंडिंग। ऐसे कमीशन क्या है, क्वासी जुडिशियल फैक्ट फाइंडिंग है, अथॉरिटी है, पावर टू समन रिकॉर्ड्स एंड विटनेस, लेकिन इसके पावर है किसी को बुलाने का, उसके स्टेटमेंट को रिकॉर्ड करने का, और अगर जरूरत पड़े किसी कोई गवाह लेने का, उसका। मेजर कमीशंस कॉन्स्टिट्यूटेड, अभी तक जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन है, मेजर कमीशंस है गठन हुआ, तो नंबर 1 फर्स्ट बैकवर्ड क्लासेस कमीशंस 1953,
चेयरमैन था, कल का काले कलेलकर relied heavily on caste as criterion and recommendations, largely not implemented due to methodological concerns. इनकी जो recommendations है ये बहुत ज़्यादा जो है implement नहीं हो पाया, इसलिए क्योंकि due to the methodological concerns. And second, backward class commissions 1979 chairman was B.P. Mandal, introduced social, educational and economic indicators, recommended 27% reservations of OBC and independent implementations in 1990. इसका implementations 1990 में हुआ था. Transport India, Polity and Governance, जुडिशियल इंटरप्रिटेशंस एंड केस लॉ. अब हम लोग थोड़ा जुडिशियल इंटरप्रिटेशन और केस लॉ से चलते हैं. आइए, इंदिरा स्वानी SAWHNEY वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1992 एंड मंडल केसेस upheld 27% OBC reservations introduced by the concept of creamy layer, held that reservations cannot exceed 50% without exceptional circumstances, affirmed caste as relevant but not sole criterion, and other judgment. M.R. Balaji versus State of Mysore 1963. Backward classes must be social and educational, not merely economic. यहाँ पे अभी जो हम लोग इकोनॉमिकली बैकवर्ड की बात बार बार उठ के आता है कि जो लोग रिजर्वेशंस पाके अपहेल्ड हो चुका है, अपलिफ्ट हो चुका है, लेकिन उसी कास्ट में जो लोग नहीं हो पाया, SC/ST को ही एग्जाम्पल ले लिया जाए, जिसको हमारे ST/ST में जो IAS हो गए, IPS हो गए और अच्छे ओहदा पे चले गए, तो डेफिनेटली वो अब इकोनॉमिकली बैकवर्ड नहीं है. तो उनको क्यों दिया जाए? उनको रिजर्वेशन नहीं दिया जाएगा. उनके बच्चे वो सक्षम हैं तो उनको नहीं दिया जाएगा. लेकिन उन्हीं में से, और इसी संदर्भ में हमारे एक्स चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया B.R. गवई ने एक जजमेंट पास किया था, जिन्होंने कहा था कि ऐसे जो है ST/SC के कोटे में भी इकोनॉमिकली बैकवर्ड को आइडेंटिफाई किया जाना चाहिए और उसके लिए अलग से विचार किया जाना चाहिए. ऐसे जो है जजमेंट ऑलरेडी पास हो चुका है. फिर हम लोग देखते हैं कि अशोका कुमार ठाकुर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2008 validated OBC reservations in higher education, reinforced exclusions of the creamy layer, relationship with other constitutional provisions concerned with Article 340, Article 15, subsections, Article 4, special provisions for backward classes, Article 16, under bracket 4, and reservations in public employment, Article 46, directive to promote weaker sections, directive to promote weaker sections, Article 338B, National Commissions for Backward Classes, Article 340 and National Commissions for Backward Classes, जिसको हम लोग NCBC के नाम से जानते हैं, the 102, जिसको हम लोग 102 सेकंड 102 Constitutional Amendment Act 2018 accorded constitutional status to the NCBC under Article 338B, strengthening institutional oversight. However, Article 340 remains relevant as it provides
द ओरिजिनल इन्वेस्टिगेट्स फ्रेमवर्क। इसी तरह क्रिटिसिज्म जो हुआ है एंड चैलेंज हमारे क्या कहते हैं रिजर्वेशन सिस्टम्स के ऊपर, ओवर रिलायंस ऑन कास्ट आइडेंटिटी, पॉलिटिकल मोबिलाइजेशंस ऑफ बैकवर्ड क्लास एंड policies, policies, political mobilizations of backward class and policies, demand for economic criteria, periodic updating of backward class lists, tensions between merits and reservations, contemporary relevance, ongoing debates on subcategorizations with OBC's calls for caste census, judicial scrutiny of the excessive reservations, balancing efficiency of administrative under Article 335। तो फ्रेंड्स लास्टली हम लोग कंक्लूजन्स में ये कह सकते हैं कि आर्टिकल 340 इज अ डायनामिक कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्ट्रूमेंट दैट ब्रिज द gap between constitutional ideas, constitutional ideals and social results. It institutionalized a rational evidence-based approach to the social justice while remaining subject to judicial oversight and democratic accountability। तो हम लोग लास्ट में ये कह सकते हैं कि इन एसेंस जो है आर्टिकल 340 ट्रांसफॉर्म्स द प्रोमाइस ऑफ इक्वालिटी इनटू कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्लिगेशंस ऑफ द स्टेट टू करेक्ट हिस्टोरिकल इनजस्टिस थ्रू इन्फॉर्म्ड गवर्नेंस। तो ये था हमारा टोटल आर्टिकल 340 के ऊपर डिस्कशन। तो फ्रेंड्स होप सो आपको इस डिस्कशन काफ़ी इंफॉर्मेटिव लगा होगा, आपके लिए यूजफुल हो। अगर आपके लिए यूजफुल है आप इसको देखें, और आपके लिए अगर ये यूजफुल ना हो आपके किसी फ्रेंड, आपके किसी भाई के लिए यूजफुल हो, तो इस वीडियो को वहां तक पहुंचाए। वंस अगेन गुड इवनिंग। अगर वीडियो अच्छा लगे तो आप इस वीडियो को शेयर करें, हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे अगला वीडियो में, और कल के वीडियो में हम लोग आर्टिकल 33 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर डिस्कस करेंगे। आर्टिकल 33 स्पेशली कुछ रिस्ट्रिक्शंस है ह्यूमन राइट्स के ऊपर। बीइंग ए ह्यूमन, हम सब भारतीय, हम सब नागरिक हैं, हमारे ह्यूमन राइट्स है, हमारे फंडामेंटल्स राइट्स है। इसी तरह हमारे पुलिस पर्सनल जो है उनका भी बीइंग ए सिटीजन एक राइट है, उनके भी ह्यूमन राइट्स है। बहुत सारे सवाल क्वेश्चंस बोलते आते हैं कि पुलिस का ह्यूमन राइट्स नहीं है। ये सवाल लॉजिकली सही नहीं है, लीगली सही नहीं है। कुछ हद तक उनको उनकी पुलिस की जो राइट्स जो है उसको कटल किया गया है, रिस्ट्रिक्ट किया गया है। तो कल के वीडियो में उसी पर चर्चा करेंगे। तब तक सब आप सकुशल रहें, सेहतमंद रहें। फिर मिलेंगे अगला वीडियो में। जय हिंद।